नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू क्रिश ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य हिंदी का परिचय भाग 2 शुरू करेंगे और जिसको हम पीछे के वीडियो को मद्देनजर रखते हुए उसके बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, कि पीछे के जो वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हिंदी शब्द है वो सिंधु शब्द से उत्पन्न हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग दंते स का उच्चारण ए के रूप में करते थे और द का उच्चारण द के रूप में करते थे, तो उससे शब्द बना था हिंदू। और हिंदू से जिस तरह से सिंधवी होता है उसी तरह है हिंदवी, और धीरे धीरे ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शब्द बना हिंदी। दोस्तों, उसी के साथ हमने चर्चा की थी कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, उसकी जननी है, क्योंकि प्राचीन काल में 1500 ईसा पूर्व में की बात की तो लोग अपना विचारों का संप्रेषण करते थे तो वो संस्कृत के माध्यम से करते थे। और धीरे धीरे कालांतर में कुछ परिवर्तन आता गया। उस परिवर्तन में यानी कि लोगों ने संस्कृत भाषा को क्लिष्ट रूप समझा और अपने विचारों में कुछ नए शब्दों को अपनी सुविधा के लिए जोड़ लिया। तो दोस्तों, दूसरा भाग बन गया लौकिक संस्कृत। पहला था वैदिक और दूसरा लौकिक संस्कृत। फिर हमने चर्चा की कि वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद का और लौकिक संस्कृत में बात करें तो बाकी जो 3 है यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद, उनमें तीनों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, धीरे धीरे पाली भाषा का आगमन हुआ जो बौद्ध धर्म की भाषा थी। उसके बाद प्राकृत भाषा थी, वो जैन धर्म से थी। जैन धर्म के आगम लिखे गए थे उसमें, और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक और विनय पिटक आदि रचनाएं थी, वो लौकिक संस्कृत में थी। और उसके बाद अपभ्रंश भाषा, उसके बाद शौरसेनी जो वर्तमान हिंदी का रूप है। यानी कि बात ये थी कि हिंदी शुद्ध रूप में 1100 ईस्वी में आ चुकी थी, उसका हम नियमित रूप से अध्ययन कर चुके थे और आज हमें विद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी को पढ़ते हैं। दोस्तों, उसी के साथ मैंने चर्चा की थी कि हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि होती है वो सभी लिपियों में सर्वोत्तम लिपि है। उसके वर्णों का जो बनावट है वो गोलायुक्त है, शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, उचित यानी कि दूरी बनाकर वर्णों को लिखा जाता है, तो इसीलिए सबसे अच्छी लिपि है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करूंगा कि हिंदी की प्रमुख बोलियां क्या है। अगला जो हमारा बिंदु हुआ हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। दोस्तों, ये जो बिंदु है ये बात कहता है कि हिंदी है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हिंदी अनेक बोलियों के संयोग से बनी है और एक हिंदी भाषा को 18 बोलियों के आधार पर 18 से 22 बोलियों के आधार पर राजभाषा बनाया गया था। और दोस्तों, इस 18 बोलियों को हिंदी भाषा में 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो दोस्तों, बात करेंगे वो कौन कौन से? नंबर 1 पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनको शामिल किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में शामिल है, ऐसे बताना है।
नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की दोस्तों बात करें, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, और बांगरू है यह हरियाणवी का रूप है। बुंदेली और कनौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखी गई है। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू जो हरियाणवी का, बुंदेली और कनौजी ये पश्चिमी हिंदी में शामिल है। नंबर 3 है राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी में बात करें, इसमें आ जाएगी मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी आदि। उसके बाद नंबर 4 करें पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी में बात करें, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदियां इसी के अंदर शामिल है। कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। उसके बाद नंबर 5 करें बिहारी। बिहारी हिंदी में बात करेंगे भोजपुरी आदि जो बोलियां हैं इसी में शामिल होती है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में बात करें, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी। राजस्थानी की मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी और आदि बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी में बात करें, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि बोलियां हैं। उसके बाद बिहारी हिंदी, भोजपुरी ये इसमें शामिल है। दोस्तों हमने बात की कि हिंदी भाषा में 18 से लेकर 22 तक की बोलियों को समाहित किया गया है और उसी आधार पर इसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा के कौशल क्या है। हम बात करेंगे हिंदी भाषा के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो आइए चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा की प्रमुख कौशल। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हिंदी भाषा के माध्यम 3 होते हैं। हमने बताया था मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के प्रमुख कौशल। दोस्तों बात करें कौशल क्या है। पहली बात यही से इसके
अर्थ को समझेंगे तो समझ में आएगा। कौशल शब्द कुशल प्लस ए से मिलकर बना है। ए प्रत्यय जब कुशल मूल शब्द में जुड़ता है अंतिम स्वर का लोप करता है और प्रथम वर्ण के उ स्वर का औ में चेंज कर देता है या बदल देता है। इसी वजह से इसका अर्थ बना कौशल। और कुशल का अर्थ होता है किसी भी कार्य में पूर्णता को प्राप्त करना या किसी कार्य में कुशल होना या उसको पूर्ण रूप से पा लेना ही क्या है, कुशल है। और दोस्तों हिंदी भाषा की बात करें चाहे अन्य कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा की बात करें, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। संस्कृत की बात करें तो भी कौशल होते हैं, चाहे अंग्रेजी हो तो भी उनके कौशल होते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी भाषा की बात करें तो इन चार प्रमुख कौशल होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो दोस्तों बात करेंगे कि भाषा की प्रमुख 4 कौशल होते हैं। भाषा के प्रमुख 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सुनना कौशल विकसित होता है। जब बालक सुनना कौशल के द्वारा परिपूर्णता को प्राप्त कर विकसित हो जाता है, बालक को सुनना विकसित हो जाता है, तो बालक अनुकरण के द्वारा बोलना भी सीख जाता है। सुनना बोलना, जब बोलना सीखा जाता है तब वो है पढ़ना भी सीख जाता है और अंत में लिखित कौशल का विकास होता है। तो भाषा के प्रमुख 4 कौशल पूछे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसका एक निश्चित क्रम होता है। कभी भी बालक लिखकर नहीं पढ़ता है, कभी भी बालक पढ़कर नहीं बोलता है, पहले बोलकर नहीं सुनता है। यदि कोई बालक गूंगा है तो उसका अर्थ यही होता है कि उसका सुनना कौशल विकसित नहीं है। जब तक बालक किसी ध्वनि को नहीं सुनेगा तब तक वह बोल नहीं सकता। यदि वह सुन सकता है फिर वह उसका अनुकरण करता है, उन शब्दों को मन में विचार लाता है और फिर वह उसको ध्वनि के रूप में उच्चारित करता है, तभी बोलता है, फिर पढ़ना सीख जाता है और अंत में लिखित कौशल ही आता है। तो इसका एक निश्चित क्रम होता है। उसको याद करने के लिए एक सूत्र याद रखेंगे, सुबोपल्ली। ये हमें क्रम याद लाएगा, इसको याद करेंगे तो एक निश्चित क्रम आएगा। अब पहला जो यहाँ पर वर्ण है इसका मतलब सुनना, दूसरा वो इसका मतलब बोलना, अगला है पै से बनेगा पढ़ना और लय से बनेगा लिखना। एक निश्चित अर्थ दे दिया सुबोपल्ली। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालक का भाषा कुशलता प्राप्त करने के लिए हमें किन क्रम में बढ़ना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों इन 4 कौशलों में 2 कौशल है वो ज्ञान ग्रहण के कौशल है। किसके कौशल है? ज्ञान ग्रहण के कौशल। और 2 कौशल है वो है ज्ञान अभिव्यक्ति के कौशल। ज्ञान अभिव्यक्ति के कौशल चर्चा करेंगे कि बालक ज्ञान को ग्रहण करता है या तो सुनकर ग्रहण करेगा या फिर पढ़कर ग्रहण करेगा। आप फिलहाल मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सुनकर ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, और जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे तो आप उसको पढ़कर भी कर रहे हैं, लेकिन आप बोलकर थोड़ी कर रहे हैं, आप लिखकर थोड़ी कर रहे हैं। आप तो मैंने लिखा उसको पढ़ा,
आपने इस लाइन को पढ़ा है तो आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो सुनकर। तो ज्ञान ग्रहण के क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों बताना सुनना व पढ़ना। बालक या तो पढ़कर या सुनकर ज्ञान ग्रहण कर सकता है। आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया अभी और कुछ समय बाद या कब जब आप टीचर बनते हो या फिर और कुछ किसी को पढ़ाते हो तो मेरे द्वारा बोले गए शब्दों का प्रयोग करोगे और फिर आप ज्ञान की अभिव्यक्ति करोगी। अभिव्यक्ति होनी ज्ञान को बाहर निकालना। तो ज्ञान किससे निकालते हो आप? या तो बोलकर निकालोगे और या फिर बोल नहीं सकते तो क्या करोगे? लिखोगे। जैसे मैं कर रहा हूं फिलहाल, मैं बोल भी रहा हूं और मैं लिख भी रहा हूं, तो मैं ज्ञान की व्यक्ति कर रहा हूं और आप ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान अभिव्यक्ति के क्वेश्चन पूछे तो बताना कौन सा? बोलना और पढ़ना, सॉरी बोलना और लिखना। ये ज्ञान अभिव्यक्ति के दो कौशल होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। कौशल पढ़ लिए, भाषा के माध्यम पढ़ लिए, हिंदी भाषा की बोलियां पढ़ ली। 18 से 22 बोलियां होती है जिन्हें प्रमुख 5 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। भाषा की प्रमुख विशेषताएं। भाषा की प्रमुख विशेषता। दोस्तों भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताओं के आधार पर ही आगे विकसित होती रहती है। पहली विशेषता ये होती है, आपसे प्रश्न करता हूं बताना कि भाषा बालक जन्म से पहले सीख कर आता है या फिर बाद में सीखता है। आपका आंसर ये होगा कि बच्चा है वो भाषा बाद में सीखता है। आपके राइट आंसर है, आपने ये दिया है, मुझे पता है, आप समझदार हो, आपको पता है कि मैं कहता हूं कि भाषा जन्मजात नहीं होती, क्योंकि बालक भाषा को जन्म से पहले नहीं सीखता, मां के पेट में नहीं सीखता, गर्भ में नहीं सीखता। वो कहां सीखता भाषा को? वो जिस भाषा भाषी परिवार में जन्म लेता है और उसके परिवार में या उसके परिवार के लोग जिस भाषा को प्राथमिकता देते हैं और बालक जन्म के बाद जो जो बड़ा होता है, जो जो वह बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है और माता पिता के शब्दों का अनुकरण करता है और वह वही भाषा बोलना सीखता है। तो पहला जो हमारा बिंदु होगा कि भाषा जन्मजात होती है अर्जित, तो आंसर क्या करना? अर्जित। तो पहली विशेषता भाषा अर्जित संपत्ति है। ये बिंदु समझ में आ गया, क्योंकि बालक भाषा जन्म से पहले नहीं सीखता है, वो भाषा का अपने माता पिता के अनुकरण से सीखता है। इसीलिए भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, भाषा का मानक रूप होता है। बहुत ही अच्छी विशेषता है। भाषा का मानक रूप होता है। मानक का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण सीधे हिंदी भाषा स्वीकृति देती है या उसे मानती है। उन्हीं शब्दों के द्वारा लिखी गई भाषा ही क्या होगी? शुद्ध होगी। मानक वर्णों को प्रयोग में लाया जाना ही मानक रूप होता है। यदि बात करें कि पहले देखो हम बात करें कि हमारा जो चैवर्ण है
और चैवर्ग का जो वर्ण है जैवर्ण, चौथा वर्ण है। अब तो ये वर्ण लिखा जाता है, लेकिन पहले इसके स्थान पर हम लिखते थे जय को ऐसे। ये भी हम हिंदी भाषा को लिखते समय इस जय का प्रयोग करेंगे अभी, तो हमारे लिए क्या होगा, ये अमानक रूप होगा। लेकिन हिंदी कौन से को मानती है, इसको मानती है। ये था पहले, लेकिन अब नहीं है। आपको 2003, 4, 5 के रूपों में ये बहुत से मिलेगा, लेकिन वर्तमान में यही है। तो ये मानक रूप होता है, अर्थात भाषा में उन्हीं वर्णों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसे देवनागरी लिपि मानती है। बात समझ गए होंगे, भाषा का मानक रूप होता है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है भाषा का, यह भाषा परिवर्तनशील इकाई है। बहुत ही अच्छी बात है। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील। समझो, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है, बदलाव। सही बात है कि भाषा में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। उसके वर्णों में बदलाव होते ही तो वो लिखित रूप में होगा। यहां पर बदलाव हुआ है कि संस्कृत में जैसे हम बोलते थे वधु, क्या बोलते थे, वधु। हिंदी में बोलते हैं क्या, बहु। अब समझ आता वत्स, वत्स का मतलब क्या होता है, पुत्र। क्या होता है, पुत्र। ऐसी तरीके से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो रूप बदला कि नहीं बदला है तो वही है, लेकिन बदला है। तो इसी रूप में क्या था, जब वर्तमान में जो स्वरमाला है हमारी ए, आ, ए, वर्तमान में ही है, लेकिन इससे पहले कैसे लिखा जाता था इनको, ए को ए लिखते थे, आ को ऐसा कैसा, लेकिन ए देखो कैसे लिखता है, बड़े अजीब लगते। देखो ए और यहां मात्र लगाते थे ई, ये बन गई ए और ये ए। अब ए देखो ये रूप है, इसकी डंडा लगा दिया आ, इसकी लगा दी, आगे भी ऐसे, आगे भी ऐसे। अब ये रूप प्रचलित था पहले, लेकिन ये बदल दिया, परिवर्तनशील हो गई। तो इसको किसने बदला, एक समिति थी, कौन सी, नरेंद्र देव समिति। उसकी सिफारिश पर इन वर्णों को बदलकर ई और ई इस रूप में लिखने लगे गई। तो मैं कहता हूं भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी हमारी, उसकी ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 पढ़ी। भाषा अर्जित संपत्ति है, क्योंकि भाषा का बालक अर्जन जिस भाषाभाषी परिवार में लेता है उसी के अनुकरण से सीखता है, अर्जित कर अर्जन करता है। तो अगली जो विशेषता लिखेंगे, भाषा अनुकरण जन्य है। वेरी इंपोर्टेंट। अनुकरण, अनु यानी पीछे, करण यानी करण यानी करना, पीछे पीछे नकल करना, किसकी, भाषा की। बालक क्या करता है कि परिवार में जो लोग जिस शब्दों को प्राथमिकता देते हैं उसी का अनुकरण करता है, फिर बोलने लग जाता है। तो वो अनुकरण जन्य, वेरी इंपोर्टेंट, कि भाषा अनुकरण जन्य है। इस क्वेश्चन के साथ क्या पूछते हैं कि भाषा अनुभव जन्य है, ये बात गलत है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि भाषा अनुकरण जन्य है या अनुभव जन्य, तो आपको आंसर क्या देना, अनुकरण जन्य। अनुभव से कभी भाषा नहीं सीखी जाती, अनुकरण से सीखी जाती है, इसलिए गलत होगा। अर्जित संपत्ति है जन्मजात संपत्ति, तो आपको करना अर्जित संपत्ति जन्मजात नहीं होती। यदि बालक को जन्म लेते ही हम पशु पक्षियों के पास छोड़ देते हैं, समूह में छोड़ देते हैं, कुछ समय तक छोड़ दिया, 10 सालों तक जन्म के प्रारंभ में, तो क्या आप बता सकते हो कि वो हमारी भाषा समझेगा? नहीं समझेगा। वो पशु पक्षियों की भाषा ही बोलेगा, उनकी भाषा को समझेगा। पीछे एक बार देखा होगा कि एक जंगल में एक मोगली नाम का एक बंदर था, वो लड़की थी, वो उसका नाम मोगली रखा था। वो बंदरों में ही रहती थी, बंदरों की भाषा समझती थी। पीछे सुर्खियों में आया था 1 साल पहले कि वो मोगली गर्ल नाम दिया था उसका, मोगली गर्ल।
मोगली गर्ल क्या थी, क्योंकि वो जन्म से ही यानी जहां जन्म लिया तो उसको क्या किया, आदि यानी जो वन मानुष है बंदरों ने उठा लिया और धीरे धीरे वो उनके साथ पलने लगी और वो बंदरों की जैसा ही व्यवहार करने लगी। जब भी कोई मानव उसे मिलता था तो वो बंदरों की तरह उसे चीरने लग जाती थी। तो दोस्तों ऐसा होता है, आप करके देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि भाषा है वो जन्मजात ही अर्जित होती है, जैसे समूह में रहेंगे सीखेंगे। नंबर 5, भाषा कठिन से सरल शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कठिन कलेश यानी सरलता की ओर। सही बात है। किसी भी भाषा को जो प्रारंभ में सीखते हैं वो हमारे लिए कठिन होती है, फिर हम बार बार उनका अनुकरण करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, हमारे जवाब हम शब्दों को बार बार लेकर आएंगे, हम बार बार उनका हमारे सामाजिक व्यवहार में प्रयोग करेंगे, तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगी, सरल बन जाएगी। हम सपनों में भी बोलने लग जाते हैं, रात में जब गुनगुनाते हैं तो उसी भाषा में गुनगुनाते हैं। ऐसा होता है सरलता की ओर। तो भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। हम गाना गाएंगे तो उसी भाषा में गाएंगे। पंजाबी भाषा के गाने, आपको पंजाबी बोलते ही नहीं हो आपको पता ही नहीं, लेकिन बार बार हम गाना सुन रहे हैं तो हम उन शब्दों को सीख जाते हैं। कैसे सीख रहे हैं, अनुकरण से। कैसे, क्या हम पंजाबी थोड़ी हमारी बोली नहीं जाती, लेकिन हमारे पंजाबी के शब्द क्यों आए, क्योंकि हम मूवी देखते हैं तो उनमें गाने आते हैं, गानों को हम अनुकरण से सीखते हैं। तो इसी तरह से क्या है, पहले तो वो कठिन होगी, लेकिन बार बार